करोड़ों लोग जो हैं वो शामिल थे। तेहरान, मशहद, कुम, इराक के अंदर करबला और नजफ, तमाम जगहों के ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल थे। इन पैगामात का कोई ताल्लुक नहीं है मुआहदे की एतमादी या बदएतमादी से। हम जो है वो छोड़ देंगे मुआहदा, और जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं है ऐसे मुआहदे के अंदर रहने का जिसके अंदर वन साइडेड अरेंजमेंट जो है वो पूरी हो रही हो और दूसरी साइड से जो है वो कॉन्स्टेंटली वायलेशन चल रही हो। अभी जितनी साइड को यूएस हिट कर रहा है वो रेडार एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस हैं जितने भी साउथ के एरियाज के अंदर हैं। रिस्पांस में ईरान जो है वो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन में, जैसे 2 हिमार सिस्टम्स जो लगे हुए थे जिनके थ्रू अटैक्स हो रहे थे कुवैत के जरिए, वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने हमला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर ईरान की सूरत हाल देखें तो ईरान में मुआशी तंगी इस वक्त दिखाई देती है, लेकिन ईरान जवाबी एतबार से पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अगर खलीजी ममालिक की सूरत हाल देखें तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अमरीका का अगला मुकदमा क्या होगा? क्या अमरीका नेटो को साथ में लाएगा? क्या अमरीका इन खलीजी ममालिक को साथ में लाएगा और ईरान के ख़िलाफ़ जंग होगी? क्या मुज़ाकरात का अगला दौर कामयाब हो पाएगा? क्या मुज़ाकरात के अगले दौर की कामयाबी में गुज़श्ता होने वाला साइन जो MOU था उसकी तकनीकी जो गलतियाँ थीं या लूप होल्स जो थे या उसकी कहीं पर खिलाफ वर्जी की गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये वो मंजरनामा है जिसको लेके इस वक्त खलीजी ममालिक में, मशरक़ वस्ता में और पूरी दुनिया में एक हेजान की कैफियत पाई जाती है। दोनों तरफ बदएतमादी इस वक्त बरकरार है। आबनाए हरमुज़ अभी भी टेंशन का मकाम बना हुआ है। बारूदी सुरंगों की सफाई के हवाले से IRGC एक अलग मौक़िफ़ रखती है और अमरीकी हुकूमत एक अलग मौक़िफ़ रख रही है। और इसके साथ साथ तुर्किया के अंदर नेटो की कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो तुर्किया का साथ दिया, तो ये तुर्किया को किस तरफ माइल करने का पैगाम है? और बीच में जो सालिस मौजूद थे उनकी इस वक्त मौजूदगी किस हद तक ज़रूरी है या किस हद तक वो पसे पर्दा चले गए? और आने वाले दिनों के अंदर ईरान में अवामी सतह के ऊपर क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें तेहरान से ज्वाइन किया है जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, सबसे पहले अगर बात की जाए उस 7 रोज़ा सोग की तकरीबात की, उसके बाद जो वहाँ पर नारे लगाए गए थे उनको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेरी असैसिनेशन का प्लान बनाया जा रहा है। क्या इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहेंगे या फिर ईरानी अवाम की तरफ से बाकायदा तौर पे ये एक वर्डिक्ट गर्दानी जाएगी, या उस सोग के मकाम पे लगने वाले नारे जो हैं उन्हें मुख्तलिफ नज़र से देखा जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो पहले तो सोक की अगर बात करें, आपने खुद देखा मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब करोड़ों लोग जो हैं वो शामिल थे। तेहरान, मशहद, कुम, इराक के अंदर करबला और नजफ, तमाम जगहों के ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल थे, उन्होंने शमूलियत की। और हिस्टोरिकली आपने इतना बड़ा जलसा या जुलूस कहीं भी नहीं देखा होगा। ये तो वेस्टर्न मीडिया भी इस चीज का टेस्टिमेंट है, उन्होंने विटनेस किया है खुद से। अब अगर बात आ जाए प्लेकार्ड्स के ऊपर और स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो देखिए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि बदला आज नहीं तो कल जो है वो होगा, और ये सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसका एक रूहानी अंसर भी है, जिसका एक यकीन भी है कि कहीं ना कहीं बदला जो है वो लिया जाएगा और होगा बदला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब हुकूमत क्या प्लान कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरीके से असैसिनेशन करना या कुछ करना, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन बात सारी है कि जो लोग चाहने वाले हैं आयतुल्लाह खामनाई शहीद के, वो लोग तो नहीं भूले हैं उनकी उनकी शहादत को, और वो लोग तो नहीं भूले हैं उस जुल्म को जो ईरान के ऊपर हुआ इस पूरी जंग के दौरान। तो बात सारी ये है कि इंडिपेंडेंटली जो लोग हैं वो, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई प्रेपरेशंस अपने तौर पे कर रहे होंगे और इसी को बदला कहा जाएगा और वो बदला पूरा होगा, ये मानना है ईरानी ऑफिशियल्स का। आपने देखा कि लिंडसी ग्राम की जो मौत है उसके बाद किस तरीके से ईरानी मीडिया ने बाकायदा तौर पे बोला कि जहन्नम वासिल होने पे, लिंडसी ग्राम को जहन्नम वासिल होने पे ईरानी कौम को हम मुबारकबाद देते हैं, बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया। तो बात सारी ये है कि ईरानी बड़े सीरियस हैं बदले के ऊपर, और ये जो भी चल रहा है मुआहदे का जो भी सिलसिला चल रहा है उसको ये एज अ रेपरेशन, चाहे 200-300 बिलियन डॉलर भी हो, उसको ये एज अ काउंट नहीं करते कॉम्पनसेशन आयतुल्लाह खामनाई शहीद की। उसका बदला इन्होंने कह दिया कि अलग से लेंगे। IRGC ने भी बोल दिया है, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने भी अपने स्टेटमेंट में कह दिया है, और तमाम ईरान का जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बात को रिकग्नाइज करता है। अच्छा जॉन, जिस तरीके से आपने कहा कि बदला लिया जाएगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद किस तरीके से कायम होगा, किस तरीके से वो चीज़ें ख़त्म होगी
कि 47 साल की रकाबत ख़त्म हो गई, किस तरीके से इस बात की एश्योरिटी हो पाएगी कि मशरक़ वस्ता में अमन होगा, किस तरीके से ये होगा कि ईरान पर से पाबंदियाँ उठेंगी। अगर इस तरह के बयानात होंगे तो दूसरी तरफ से भी बदएतमादी का उनसर जो है वो नुमाया होगा। और ईरान तो पहले ही समझता है और जानता है और उसके तजर्बात हैं कि माजी में उसके साथ जो दगाबाजी हुई है उसके बाद एतमाद नहीं किया जा सकता। और जब इस तरह के भी पैगाम देंगे तो दूसरी तरफ का तबका, जिसको आप पहले ही एक टैग लगा चुके हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इन पैगामात का कोई ताल्लुक नहीं है मुआहदे की एतमादी या बदएतमादी से। मुआहदे की एतमादी तो कभी हो ही नहीं सकती थी सिर्फ एतमाद की बेसिस पे या इस बेसिस पे कि कुछ किए बगैर ईरान जो है वो भरोसा कर ले अमेरिका के ऊपर। आर्टिकल 5 जो है एमओयू का वो वायलेट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। आपने देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट जो है वो ईरान करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, लेकिन फिर भी यूएस जो है वो एक नया कॉरिडोर खोलने की कोशिश कर रहा है। बात सारी ये कि मुआहदे की एश्योरेंस जो है वो यूएस प्यार में या मोहब्बत में नहीं दे रहा, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको थ्रेट है ईरानियन मिसाइल्स और ईरानियन ड्रोन से और ईरान की काबिलियत से कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। इसका बदले से लेना देना नहीं, बदले का तो शुरू से ही बोल दिया था कि बदला जो है वो तो होगा, वो अलग चीज है। तो बयानातबाजी, ट्रंप से ज्यादा बयानातबाजी किसने की है इस पूरे सिलसिले के अंदर? हत्ता कि जब निगोशिएशंस के अंदर पार्टीज बैठी हुई थी तब भी ट्रंप के बयानात किस तरीके के आ रहे थे, आपको याद होगा जब कालीबाफ साहब जो है वो छोड़ के आ गए थे मुज़ाकरात को और मीडिएटर्स की इंसिस्टेंस पे उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। तो बयानबाजी में तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। और यूएस को मुआहदे पे रखना या ना रखना ईरान के बयानात से नहीं, ईरान की ताकत से और ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से है कि यूएस जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पे रुके। अभी आपको नजर आ रहा है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि अगर मुआहदा कंप्लीट की तरफ यूएस अपनी जो है वो टर्म्स पूरी नहीं करता तो हम जो है वो छोड़ देंगे मुआहदा। और जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं है ऐसे मुआहदे के अंदर रहने का जिसके अंदर वन साइडेड अरेंजमेंट जो है वो पूरी हो रही हो और दूसरी साइड से जो है वो कॉन्स्टेंटली वायलेशन चल रही हो। तो देखिए ये सारी बात ये है कि ईरान के बजाय अमेरिका को देखना है कि अमेरिका ने जो वादे किए हैं वो अमेरिका पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। फ्रोजन एसेट्स जो है जिनकी बात हो रही थी कि रिलीज करेगा, फ्रोजन एसेट्स का मामला फंसा हुआ है। ऑयल सैंक्शंस की जो बात थी, ऑयल सैंक्शंस दोबारा जो है वो वेवर दिया था, दोबारा ऑयल सैंक्शंस रीइंस्टेट कर दी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है वो वायलेशंस चल रही हैं। लेबनान का मामला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है। तो बात सारी ये है कि ये सारे मामला बयानबाजी से नहीं बल्कि ताकत से ही ईरान को पता है कि हल होने हैं और इसका टाइम आगे आगे भी आना है। ये जो भी चल रहा है वो तो आपको नजर आ जाएगा किस तरफ जा रहा है। तो अगर एमओयू अभी तक स्टैंड नहीं किया हुआ तो एमओयू के स्टैंड ना होने के बाद ईरान का अगला कदम क्या जौहरी प्रोग्राम को फाल करने के हवाले पर होगा या फिर वो कतई तौर पे इस तरफ नहीं सोचेगा? देखिए जौहरी प्रोग्राम तो, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कभी भी वेपन्स के तौर में तो तर्ज में तो ईरान कभी भी नहीं बना रहा था। बाकी जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो स्टेटस उसका ऑन गोइंग है जिस तरीके से चल रहा है। आगे जाके जो भी आईएई के मामला हैं वो तब आएंगे डिस्कशन के अंदर जब पिछले जो पॉइंट्स हैं जो एमओयू के अंदर जो मेंशन हुए हैं जो अमेरिका को पूरे करने हैं, वो जब अमेरिका पूरे करेगा उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है इस चीज के ऊपर कि न्यूक्लियर मवाद का क्या होगा या फॉर एग्जांपल एनरिचमेंट ईरान किस तरीके की करेगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा मुआहिदा जो है वो जब तक बचा कुचा सही वो अगर चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है, ईरान उसकी पासदारी कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जहां से वायलेशन होती है तो उसकी जवाबी कार्रवाई ऑफ कोर्स ईरान को करनी पड़ती है। तो आगे जाके एक्सपेक्टेड यही है कि अगर तो फुल फ्लैज वॉर के अंदर चीजें जाती हैं, अभी तक फुल फ्लैज वॉर के अंदर चीजें नहीं गई हैं, अभी तक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मामला चल रहा है। अगर तो फुल फ्लैज वॉर की तरफ चीजें जाती हैं तो हमें पता है कि ईरान जो है वो बाबुल मंदब भी बंद करेगा और एक्स्ट्रा रीजनल जो है रीजन से बाहर जो है ये जंग धकेली जाएगी अगर तो अमेरिका फुल स्केल अटैक्स पे दोबारा आता है जिस तरीके से पहले कर रहा था। इस वक्त जो है वो टिट फॉर टैट हो रहा है और आपने देखा कि एसेट जो है यूएस के उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जॉर्डन के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर और यूएई के अंदर भी बाय द वे कल हमले हुए। आज सुबह जो है वो सिर्फ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और ओमान के अंदर हुए, बेसिस के ऊपर हुए। बाय द वे लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात को छोड़ देते हैं कि यूएस के बेसिस को हिट किया जा रहा है। तो बात सारी ये है कि अभी तक तो मामला चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन अगर ये फॉल बैक करता है तो बहुत बड़ी एस्केलेशन जो है वो हमें देखी जाएगी। अच्छा जॉन, आप नहीं समझते कि मौजूदा दौर में फुल फ्लेज वॉर की इख्तरा तब्दील हो चुकी है? क्योंकि माजी के अंदर ये होता था कि बॉर्डर पे खड़ा अगर एक सिपाही भी टारगेट कर दिया जाता था तो फिर ऐलान ये हो जाता था कि अब बाकायदा तौर पे आम जंग का ऐलान कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 80 से ज़ायद मकामात के ऊपर ईरान पे हमले होते हैं उस वक्त में कि जब एमओयू साइन है, उस वक्त में कि जब वहाँ पे आखिरी सफ़र जो है वो शहीद रहबर आला का जारी व सारी होता है, तो जवाबन ईरान की जानिब से 85 मकामात पे हमले किए जाते हैं।
फिर जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के ममालिक में अमरीकी अड्डों के ऊपर हमले हुए हैं, तो मौजूदा दौर में फुल फ्लेज वॉर की इख्तरा और उसकी तशरीह क्या है जो माजी में कुछ और हुआ करती थी और अब हम ये कहते हैं कि अभी ये आम जंग का ऐलान नहीं हुआ? देखिए, यहाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जितनी साइट्स को यूएस हिट कर रहा है वो रेडार एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस हैं जितने भी साउथ के एरियाज के अंदर हैं, और उसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स को फॉर एग्जांपल हमला किया। हो ये रहा है कि रिस्पांस में ईरान जो है वो टिट फॉर टैट रिटेलिएशन में, जैसे 2 हिमार सिस्टम्स जो लगे हुए थे जिनके थ्रू अटैक्स हो रहे थे कुवैत के जरिए, वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने हमला किया तो वो जो थ्रेट का जो आंसर था उसको निकालने के लिए सिर्फ डीमोबिलाइज किया यूएस को उन बेसिस के ऊपर अटैक करके। अगर फुल फ्लेज वॉर का मतलब ये है कि अगर यूएस जो है वो फुल स्केल लड़ाई फॉर एग्जांपल इस्फहान, तेहरान और मेजर शहरों के अंदर दोबारा सिविलियन आबादी में, जिस तरीके से पहले वो करना शुरू हुआ था, दोबारा सिविलियन आबादी में करना शुरू करता है और उसको आगे बढ़ाता है, या कोई असैसिनेशन प्लान करता है, तो फॉर एग्जांपल ईरान जो है उसके ऊपर फुल स्केल जंग को जो है वो धकेल सकता है, क्योंकि फिर वो क्लियरली ऐसी चीज होगी जिसके बाद वापस नहीं जाया जा सकता मुआहदे के अंदर। तो कंट्रोल्ड एक्शन यूएस जो है वो कह सकते हैं कि यूएस एक कंट्रोल्ड एक्शन हॉर्मोज को लेने के लिए कंट्रोल्ड एक्शन कर रहा है, और उसी कंट्रोल्ड एक्शन को जवाब देने के लिए ईरान जो है वो यहां से कंट्रोल्ड एक्शन दे रहा है। अगर तो यूएस फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट करता है, या अगर कोई ऐसी थ्रेट पोस्ट करता है ईरान को जिसमें वो फॉर एग्जांपल मेजर एरियाज के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे, सिविलियन आबादी के अंदर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दे, या फॉर एग्जांपल लीडर्स को असैसिनेट करना शुरू कर दे, तो उसके ऊपर ईरान जो है वो फुल फ्लेज वॉर जो है वो स्टार्ट कर सकता है, और इसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं कि आगे जाके अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फुल फ्लेज वॉर की तरफ दोबारा ये मामला जा सकते हैं। लेकिन यासिर, मेरी रीडिंग ये है कि क्योंकि यूएस के पास PRSM मिसाइल्स का स्टॉक, उनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक, पेट्रियट और थैट के सिस्टम्स का स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, इस वजह से वो नहीं चाहेंगे कि फुल फ्लेज वॉर की तरफ चीजों को लेके जाएं। लेकिन बहरहाल साथ ही साथ ये भी देखना है कि यूएस जो है वो किसी भी तरीके से जो मुआहदा हुआ है, जो टर्म्स मुआहदे के साइन किए हैं यूएस ने, उनके ऊपर स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आखिर में सोल्यूशन क्या बचता है? अगर यूएस रेडी नहीं है मुआहदे को ओन करने के लिए, और ईरान तो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा यूएस को, तो होगा क्या एंड में यही होगा, फिर चीजों को एस्केलेट किया जाएगा और दोबारा से एक राउंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है, या फिर यूएस जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर ले, जो कि अनलाइकली नजर आ रही है इस वक्त तक। अच्छा जॉन, आपने ये कहा कि यानी मुझे उससे ये तासुर मिलता है कि ईरान का इस हद तक नुकसान नहीं हुआ कि ईरान आम जंग का ऐलान कर दे, या फिर यूएस का इस हद तक नुकसान नहीं हुआ कि वो आम जंग का ऐलान कर दे। और फिर आपने ये कहा कि वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको निशाना बनाया गया, मान लें एक हद तक, लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको निशाना बनाया जाए तो ये आम जंग के दौरान भी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होता है। हमें ये खबर मिली कि ईरान की रेलवे ट्रैक के पुल के ऊपर हमला किया गया, वो पुल जो आगे तान कंट्रीज़ को लिंक करता है और जहां से इस जंग के दिनों में भी उसकी तजारत जो थी वो जारी व सारी थी, उसको अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो फिर ये किस जुमरे के अंदर आएगा? देखिए, फॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, और वो पुल जो है वो दोबारा 2 दिन के अंदर ट्रेन खुल गई और सब जो है वो मशहद से आए। मैं भी अभी मशहद से ही आया हूँ। तो वो सिविलियन कैजुअलिटीज उसके अंदर नहीं हुई, ना ही किसी को नुकसान हुआ। और इसी की जवाबी कार्रवाई में आपने देखा है कि जो अटैक्स इन्होंने थोड़ा बढ़ाए हैं सिविलियन की तरफ जो लेके गए हैं, रेडार और कम्युनिकेशन टावर जो लगे हुए हैं वो भी सिविलियन आबादी के अंदर ही लगे हुए हैं बाय द वे, लेकिन उससे क्योंकि नुकसान नहीं पहुंच रहा तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम खिलाफ वर्जी तो है MOU की, और सीज फायर की वायलेशन तो है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने हॉर्मोज को, आपको पता है कि हॉर्मोज को जो है वो इस वक्त बंद किया हुआ है, क्योंकि सारी कोशिश अमेरिका की यही है कि किसी तरीके से हॉर्मोज से जान छुड़ाई जाए। उनकी जो मुआहदे के अंदर उन्होंने लिख दिया है, साइन कर दिया है आर्टिकल 5 को, तो उससे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। तो हॉर्मोज जो है वो उसका क्लियर रिस्पॉन्स है, और एस्केलेटरी फेज में यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल तेहरान के अंदर हमला होता है, या इस्फहान के अंदर हमला होता है, या किसी भी सिविलियन आबादी के ऊपर ऐसे इस तरीके से अटैक्स होते हैं, तो हमें पता है कि ये जंग जो है वो ऊपर जाएगी। और यूएस का बहरहाल क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं है तो आपको खुद भी पता होगा कि जिस तरीके से उनके जो बेसिस हैं उनके अंदर जो पेट्रियट सिस्टम्स लगे हुए उनको कुवैत के अंदर डैमेज किया गया। जॉर्डन के अंदर एम्यूनेशन डिपो था, उस पूरे डिपो को उड़ाया गया। कुवैत के अंदर 2 हिमार के सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको जो है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल किया गया।
तो ईरान जो है वो तो जवाबी कार्रवाई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही करता है, मिलिट्री एसेट्स के ऊपर ही करता है, लेकिन जो यूएस सोल्जर्स हैं जो रह रहे रीजन के अंदर, उसके ऊपर भी ईरान जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। और ईरान ने कुवैत के अंदर जो हमला किया वो बहरहाल एक लोकेशन ऐसी थी जहां पे यूएस सोल्जर्स जो है वो रह रहे थे, लेकिन वार्निंग के तौर पे ईरान ने अपने डायरेक्शंस को इस तरीके से रखा कि देखो हमें पता है कि तुम कहां पे हो और किस तरीके से काम कर रहे हो, बेसिस के अंदर तुम्हारे सोल्जर्स कहां छुपे हुए हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, तो अभी भी वक्त है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक वो चीज वहां तक नहीं पहुंची कि इतना ज्यादा नुकसान कंसिडर हो ईरान के लिए, और इसीलिए जंग जो है वो पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाई है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता तो जंग बढ़ जाएगी यासिर। अच्छा जॉन, अब ये माना जाता है कि जंग के अंदर असलहे से ज़्यादा, तकनीक से ज़्यादा या जिद्दत से ज़्यादा जो असल ताकत होती है वो मालूमात की होती है। आप इस पूरे मंजरनामे के अंदर ये देखें कि मशरक़ वस्ता में जहाँ पर भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी अड्डे उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं, वहीं पे आगे पीछे सामान को किया जाता होगा। इंस्टॉलेशंस उससे बाहर किसी सिविलियन एरियाज़ के अंदर मूव नहीं की जा सकती। लेकिन ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ईरान अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मूव कर सकता है, उसके पास ऐसे कई मिज़ल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जगहों से दागे जा सकते हैं। यानी अगर उनके लॉन्चिंग पैड्स को देखें तो वो भी मूव करने वाले हैं, अगर डिफेंस सिस्टम को देखें तो आप वो भी मूव कर सकते हैं। तो इस रेडिंग में ये जो गुज़श्ता जंग थी, अमेरिका को किस हद तक बरतरी हासिल है कि जब सारे हमले हो चुके उसके बाद भी वो उन जगहों पे चुन के हमले कर लेता है जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनकी मौजूद हैं। तो मालूमाती एतबार से बरतरी किसको हासिल? देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि यूएस जो है वो एक बहरहाल टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है ईरान से, और उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम्स और सारी चीजें उनकी काम करती हैं, तो दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूएस ने नुकसान पहुंचा दिया ईरान को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रास अल खैमा से जो मिसाइल्स लॉन्च हुई थी ईरान की तरफ, वो मिलिट्री बेसिस से नहीं हुई थी, वो जमीन से हुई थी। कुवैत से जो हमले हो रहे थे वो भी जमीन से, बुबियान आइलैंड से जो है वो किए जा रहे थे, बेसिस के अलावा जो कि मौजूद थे। तो यूएस और अपने सोल्जर्स जो मूव करता है वो भी, उन्होंने आपने देखा होगा, विलास के अंदर या होटल्स के अंदर फॉर एग्जांपल मूव करता है, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर मूव करता है। जंग के अंदर बर्तरी के अंदर हमने देखा कि ईरान ने ना सिर्फ बेसिस के ऊपर डायरेक्टली हमला किया, बल्कि वो साइट्स जो कि लोकेटेड थी दूसरी जगहों के ऊपर, उनके ऊपर भी टारगेटेड प्रिसिशन स्ट्राइक्स की। और ईरान के अंदर जो लॉन्चर्स वगैरह हैं या जो दूसरी चीजें हैं, ज्यादातर जो ईरान के लॉन्चर्स हैं वो तो अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस जो इनके बने हुए हैं ऑलरेडी, वहीं से ही लॉन्चिंग पैड जो है वो मिसाइल्स को रिलीज करते हैं। और यूएस को उनकी मालूमात है, यूएस को क्या मालूमात है, बल्कि सबको ही उनकी तकरीबन मालूमात है कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। मोबाइल लॉन्चर जो हैं वो भी जो अपने मिसाइल्स को रिलीज करते हैं वो भी शहरी आबादी से या सिविलियन एरिया से नहीं करते, वो भी पहाड़ों के अंदर जो उनकी जो खाली जगहें मौजूद हैं वहां से उनको रिलीज किया जाता है। और यूएस के पास मालूमात होने के बावजूद आप ये देखें कि यूएस की जो मीडिया है अपना, वो ये कह रहा है कि ईरान की 90% से ज्यादा बेसिस जो है वो ऑलरेडी मोबाइल हैं, ऑपरेशनल हैं, और ईरान का जो स्टॉक पाइल है वो 70% से ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड यूएस का जो स्टॉक पाइल है वो 50% से ज्यादा यूज हो चुका है, और यूएस के जो बेसिस हैं 20 बेसिस में से 17-18 बेसिस को कंप्लीटली इनऑपरेबल कर दिया है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स। तो ये मालूमात होने के बावजूद यूएस जो है वो उस तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सका ईरान को जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया यूएस को। आपने देखा कि E3 सेंट्री को जिस तरीके से हिट किया था ईरान ने, और कल जो F-15 के जो मेंटेनेंस का यूनिट था जॉर्डन के अंदर, उसको जिस प्रिसिशन के साथ हिट किया, तो ईरान की भी इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कोई कम नहीं है। और हमें नजर यही आ रहा है कि यूएस की इंटेलिजेंस गैदरिंग की सुपीरियरिटी होने के बावजूद यूएस जो है वो अपर हैंड नहीं रख पा रहा, इवन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट्स जो वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें नजर आ गया है, रिपोर्ट्स वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की भी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी हैं, इनफैक्ट CNN ने इसके ऊपर बड़ा एक इन डेप्थ जो है वो बनाई है वीडियोस के किस तरीके से ईरान ने हिट किया है। तो आई थिंक यूएस का सामने है कि उनके पास ज्यादा अब बचा नहीं है इस रीजन के अंदर, तो आई थिंक दे विल ट्राई टू रिस्टोर ये जो सीजफायर का मौका है उसको मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए वो यूज करेंगे और दोबारा रिस्टोर करेंगे। लेकिन फिर ईरान जो है वो उनको अटैक करना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिलिट्री एंगेजमेंट्स के अंदर तो ये चीजें चलती हैं। अच्छा जॉन, मुझे याद है आपके साथ ही एक पॉडकास्ट के अंदर गुफ्तगू ये हुई थी कि बैनुल-अक़वामी सतह पे बातें ये हो रही हैं, कुछ शवाहिद पेश किए जा रहे हैं कि चीन और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं। कुछ तैयारों के तेहरान में उतरने के हवाले से भी बातें थीं। तो मुझे आपका एक जुमला याद है, आपने ये कहा था कि ईरानियों को कतई तौर पे ये पसंद नहीं कि उनकी जो मज़ाहमत है उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए, या ईरानी ये समझें
कि उनकी किसी और ने मदद की, वो अपने बलबूते पे जंग नहीं लड़ सकते थे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये जो अब जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या अब जो टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने हवाला दिया जॉर्डन का, कुवैत का, कतर का और ओमान का, तो इन जगहों पर जो हमले हुए हैं वो भी बाकायदा मनसूबाबंदी से, और फिर जो आपने एक बिलखुसूस बात की कि जहां पर उनके फौजी मौजूद थे वहां पर समत में थोड़ी सी तब्दीली करके उनको एक वार्निंग शॉट दिया गया है कि हम यहां पर भी हमले कर सकते हैं। तो माजी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीडो से मंसूब की गई थी, माजी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो रशियन इंटेलिजेंस से मंसूब की गई थी। ये सारा पैगाम उधर से आ रहा है। लेकिन अब अगर 2-3 हफ्तों का मंजरनामा देखें तो ऐसी कोई भी खबर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मौजूद नहीं है कि चाइना ने मदद की हो या रशियन इंटेलिजेंस उनके साथ हो और उनके पास पूरा कंट्रोल हो। तो अब की बार ये खामोशी, ये मसलहतन दिखाई देती है या फिर इसके अंदर ईरानी बरतरी दिखाई देती है या फिर कोई और वजह दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। रशिया और चाइना ने सपोर्ट जरूर किया है ईरान को, उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रशिया ने दिया या चाइना ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जो कि सही नहीं है। आपने जिस चीज का इशारा दिया बहरहाल वो सही हो सकता है कि बायडू का सिस्टम जो है वो इनकॉपरेट किया है। रशिया टुडे ने कल एक खबर डाली थी कि 3 कुवैत के अंदर 3 जो यूएस सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, और ये खबर जो है वो ऐसी है कि वेरीफाइबल भी है, लेकिन बहरहाल इसको ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा मीडिया के अंदर। वो इसलिए दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि अगर ये चीज दिखाएगी, यूएस अवाम को कबूल करेंगे तो फुल स्केल वॉर की तरफ जो है वो चीजों को ले जाया जाएगा, और यूएस की अवाम जो है इस वक्त नहीं चाहती कि फुल स्केल वॉर, ना कि यूएस यूएस खुद भी इसको फुल स्केल वॉर की तरफ ले जाने के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। बिल्कुल सही बात है इसके अंदर कि यूएस और सॉरी रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर कैपेबिलिटी ईरान की, ईरान जो है वो टॉप 10 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में आता है दुनिया में इस वक्त, और ईरान की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी भी इतनी है कि वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो जैमिंग सिस्टम्स लगाए में, जो एडवांस सिस्टम्स लगाए में जिनको मनूवर करके जो जीपीएस सेट करना होता है, उसके अंदर चाइना की हो सकता है इन्होंने मदद ली हो। लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर एग्जाम्पल रशिया की तरफ से नहीं दिया गया। आप ये देखें यासिर, आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रशिया और चाइना अगर आज कहते हैं ना कि ईरान के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और कोई भी ईरान के ऊपर अटैक, हमारे अपने ऊपर अटैक जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जैसे नेटो के अंदर होता है कलेक्टिव डिफेंस का, तो आज ही जंग रुक जाएगी। मतलब अगर एक दफा रशिया और चाइना बोल दें कि ईरान और हम जो है वो एक डिफेंस पैक्ट के अंदर आ गए हैं, तो आइंदा कभी हमला होगा ही नहीं ईरान के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, उनको अपनी चीजों को भी बैलेंस करना है, और सिर्फ वक्ती तौर पर जहां पे उनको फायदा हो रहा होता है वहां पे वो सपोर्ट करते हैं ईरान को इन टर्म्स ऑफ देयर एंगेजमेंट्स। अभी बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रशिया के साथ अभी गई हैं, बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो हुई हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके अंदर क्या एक्सचेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऑर्डर्स हैं हेलीकॉप्टर्स के, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्डर्स हैं जो ईरान ने दिए में। एसयू फाइटर्स के कुछ ऑर्डर्स थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे, जिनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब वो किस हद तक कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल कार्गो मूवमेंट जो है वो हो रही हैं, और ईरान भी एज अ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे रशिया के साथ जो है वो ये चीजें करता है कलेक्टिवली, ताकि उनको बेनिफिट हो यूएस को एंगेज करने में। तो बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस तरीके की सपोर्ट अच्छा, नहीं है कि सपोर्ट अगर नहीं है, ईरान जो है वो सपोर्ट जंग अगर हारेगा। नहीं है जॉन, तो Yes. मेरा सवाल ये है कि चाइना और रशिया इन दिनों में, कि जब एमओयू साइन हो चुका था, जब बात ये हो चुकी कि अब खत्ते में अमन आएगा, जब बात ये हो चुकी कि ईरान तरक्की करेगा, जब बात ये हो चुकी कि अमेरिका और इजराइल ने गलती कर ली, जब बात ये हो चुकी कि खत्ते के ममालिक को सुख का सांस आएगा, और उसके ऊपर अब जो ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, तो खत्ते में स्टेक होल्डर्स तो वो भी हैं, तो उनकी अब की खामोशी किस वजह की बुनियाद पे है? क्योंकि हम माजी में तो ये सुनते रहे, माजी करीब की जंग में, कि चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन अगर नुकसान उठा रहा है तो वो उस जंग को रुकवाए। तो क्या अभी भी यही अखज़ किया जाना चाहिए कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इस वजह से चाइना जो है वो बयानबाजी से गुरेज कर रहा है? हो सकता है, हो सकता है। इस पे मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में खामोशी जो है वो चीजों को दिखाती है कि वो वेट आउट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो अपने रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट में चीजों को देख रहे हैं, और वो वेट आउट कर रहे हैं कि किस तरफ उठ बैठता है, और उसी तरीके से जिस तरफ चीजें जाएंगी उसी तरीके से वो जो है वो फिर अपनी जो पॉलिटिकल या मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं उन चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया, अभी जो है वो खामोशी चल रही है, और मेरे ख्याल में खामोशी ही चलती रहेगी, काफी दिनों तक खामोशी ही रहेगी, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ जो है वो चलता रहेगा मेरे ख्याल में।
अच्छा, आप चाइना के हवाले से क्या समझते हैं? क्या वो किसी और महाज पे गर्म है? क्या वो उसकी दिलचस्पियां कुछ तब्दील हो चुकी हैं? क्योंकि जौहरी आबदोस से बैनुल बर्र आज़मी मिज़ल का दागा जाना और उसके अंदर जो वॉर हेड है वो डमी रखा जाना और बहरुल काहिल के अंदर जाके उसका गिरना और उस पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान और फिर बशमूल अमरीका उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और फिर ये कहा जाना कि जो जौहरी एसेट्स हैं उनकी तादाद 2030 तक चाइना जो है वो 1000 से ज़ायद तक ले जाएगा। तो चाइना की तरजीहात इस वक्त ख़ित्ते में जंगी एतबार से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं या फिर उसकी पॉलिसी वही है जो माजी के अंदर थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है? देखें दोनों का, रशिया का फॉर एग्जांपल, रशिया की जो एंगेजमेंट्स है इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया जो है वो फंसा हुआ तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मेरे ख्याल में लेवरेज नहीं देना चाहता कोई भी चीज बता के कि उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। तो रशिया तो चले यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर हम कह सकते हैं और सैंक्शंस के ऊपर कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी इस वजह से जो है वो खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी हमेशा से रखा हुआ है। चाइना ने कभी भी उस तरीके की ना मिलिट्री एंगेजमेंट किसी मुल्क के साथ की है, ना वो कभी भी चाहता है कि वो करे, क्योंकि चाइना के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके ट्रेड को अफेक्ट करता है। चाइना इस वजह से अभी इस वक्त जो खामोशी इख्तियार किया हुआ है वो इसीलिए किया हुआ है ताकि जो टर्बुलेंस मार्केट के अंदर देखी जाती है यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल, या दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो टर्बुलेंस देखी जाती है, अगर चाइना अपने आप को एंगेज करता है इस टर्बुलेंट टाइम के अंदर या इस अनस्टेबल टाइम के अंदर, तो वो इंस्टेबिलिटी जो है वो चाइना के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल हो सकता है कि चाइना ने, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी चाइना नहीं चाहेगा अपने ऊपर लेना, तो इस वजह से चाइना जो है वो खामोश हो। वरना चाइना की ऐसी एंगेजमेंट्स नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर दुनिया जो है वो चाइना को उस तरीके से ब्लैकमेल कर सके जिस तरीके से दूसरे ममालिक को किया जाता है, क्योंकि चाइना बहरहाल इकोनॉमिकली जो है वो रिलायंस मेंटेन करता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो आई थिंक इस वक्त खामोशी इसी वजह से है ताकि इंस्टेबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए अपने मुल्क के अंदर और बाहर ही चीजें रहें। अच्छा जॉन, ये बताइए कि बहुत सारी खबरें ये हैं कि तुर्किया के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उन्होंने F-35 के 6 यूनिट्स उनको देने का ऐलान किया या उस प्रोग्राम के अंदर शामिल करने का ऐलान किया, तो ख़बरें ये हैं कि उनके पास जो S-400 सिस्टम है जो रशिया से लेने पर उन्हें F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने निकाल कर उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी और जिसकी वजह से उनका जो कान फाइटर जेट का मंसूबा है वो भी तात्तुल का शिकार है, क्योंकि उसमें जो इंजन्स हैं वो अमरीकी दरामद शुदा हैं और अमेरिका अगर उसकी इजाज़त नहीं देगा तो उनके उस सिस्टम के ऊपर भी मसला आएगा। तो क्या मौजूदा मंजरनामे में वो S-400 जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मशरक़ वस्ता के किसी और मुल्क में मुंतकिल करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो ये ईरान के लिए किस हद तक परेशान कुन? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ईरान को। उसकी वजह यह है कि टर्की का जो रोल है, आप समझें इसको, टर्की के अंदर जो बेसिस है, इंसरलिक बेस है फॉर एग्जांपल, या दूसरे जो बेसिस हैं वो जो नेटो के बेसिस इंस्टॉल्ड हैं, ईरान को पता है कि अगर जंग बढ़ती है तो टर्की की तरफ से जो यूएस और नेटो की इंगेजमेंट्स हैं वो हो सकता है शुरू हो जाए। टर्की ने अभी तक अपना महाज संभाला हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि टर्की ने रोका हुआ है यूएस को किसी ना किसी तरीके से कि वो मिलिट्री इंगेजमेंट्स ना करें। हाँ, इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर एग्जांपल वहां से हो सकती है, रिकॉनेसेंस हो सकती है। अगर तो यूएस F-35S जो प्रोवाइड करने की बात हुई हुई है, 6 यूनिट जो प्रोवाइड करने की बात हुई हुई है, अगर तो उसके अंदर कामयाबी से हो जाता है तो भी आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा। और S-400 सिस्टम जो है वो अगर मूव करता है तो भी आई थिंक वो जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ईरान के किसी फायदे में यूज नहीं हुआ, ना ही ईरान के किसी नुकसान में यूज हुआ है। तो ये चीज ईरान के हवाले से आई थिंक इररेलेवेंट है। बट एक चीज है जो ईरान को अफेक्ट करती है। क्या चीज अफेक्ट करती है? वो ये अफेक्ट करती है कि जो तेल अजरबैजान से मूव होकर तुर्की के थ्रू जाता है और तुर्की से लोड होकर फिर इजराइल की तरफ जाता है, वो चीज जो है वो ईरान को जरूर अफेक्ट करती है। अगर वो चीज जो है वो आगे बढ़ के टेंशंस बढ़ती हैं, F-35S की टेंशंस फॉर एग्जांपल इजराइल की और टर्की की बढ़ती हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि चीजें चेंज होकर किसी तरफ ईरान के फायदे में जाएं। लेकिन उसमें भी हमें पता है कि टर्की जो है वो उस तरीके से अपने आप को नहीं पुश कर सकता कि अच्छा वो यूएस जॉन, को एक मना चीज करे या वो बताइए, ये अपने आप किस को बुनियाद पे सकता है। कहा जा रहा है कि नेटो जो है वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? अगर तो ईरान जो है वो तुर्की की उस बेस को हिट नहीं करता तो फिर नेटो के पास क्या वजह हो सकती है? और अगर जवाबी तौर पे ईरान हिट करने की सोचेगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नेटो इब्तदा क्यों लेगा और अब की बार
क्या ऐसा तब्दील हुआ जो माजी करीब में नहीं हुआ था, जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम्हारी जंगें हमने लड़ी और हमारी जब जंग आई तो तुमने पीठ दिखा दी? देखिए, पहले जब जंग हो रही थी, शुरू हुई थी, जब नुकसानात यूएस बेयर कर रहा था, तब नेटो इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अब नेटो कैसे इन्वॉल्व होगा जब इतना सारा नुकसान सामने आ गया कि यूएस का किस तरीके से हशर हुआ है उनके बेसिस का। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, देखिए नेटो के की स्टेक होल्डर्स कौन है। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फॉर एग्जांपल फ्रांस, फॉर एग्जांपल यूके। अगर यूके की बात करें तो साइप्रस के अंदर जो यूके का बेस है और डिएगो गार्सिया के ऊपर जो वार्निंग शॉट्स फायर हुए, उसमें यूके को इशारा मिल गया कि जी हमें इन्वॉल्व नहीं होना, वरना ईरान जो है वो जंग धकेल देगा हमारे ऊपर। फ्रांस फॉर एग्जांपल, फ्रांस का बेस था इराक के अंदर, उसको हिट किया गया किसी और की तरफ से, बहरहाल हिट किया गया, लेकिन फ्रांस को एक मैसेज मिल गया कि जी हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना, वरना हमारे ऊपर नुकसान हो सकता है। अगर नेटो इन्वॉल्व होगा तो वो किस बेसिस पे होगा? वो इस बेसिस पे होगा कि फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर हमले हों, ईरान जवाबी कार्रवाई में इसको एक्स्ट्रा रीजनल लेके जाए, लेकिन ईरान जो है वो डायरेक्टली फिर कबूले भी कि उन्होंने अटैक्स जो है वो नेटो की बेसिस के ऊपर किए हैं। मुझे जो लग रहा है सिलसिला चलता हुआ वो ये नजर आ रहा है कि नेटो के ऊपर, नेटो की बेसिस के ऊपर आगे अगर जंग होती है तो अटैक्स तो जरूर होंगे, लेकिन ईरान जो है वो शायद बताए ना कि ईरान ने अटैक्स किए, या शायद ईरान खुद से ना करे, शायद कोई ईरान तो क्या ये मुमकिनात में से है कि वहां पर कोई फॉल्स फ्लैग अटैक हो और उसको ईरान का अटैक कह के ईरान पे हमले कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नेटो को धकेलने के लिए यही काम किया जाएगा कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल ने ये चीज पहले की भी है। जो आपका अरामको की फैसिलिटी है फॉर एग्जांपल, या जो दूसरी जगहों के ऊपर अटैक्स हुए थे, और टर्की के ऊपर एक दफा और जो है वो ड्रोन कहीं से आया था। तो फॉल्स फ्लैग बिल्कुल पॉसिबल है इसके अंदर। लूकस ड्रोन जो है वो बनाते हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक ईरान, आपको नजर आएगा कि ईरान जो अटैक्स करता है, ईरान उनको ओन करता है जब भी करता है, भले वो जहां पे भी किए हो। तो आपको नजर आएगा कि नेटो को धकेलने के लिए हो सकता है कि काविश हो इजराइल की कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि नेटो को भी पता है कि अगर जंग होती है तो उनका कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका बाबल मंदब के ऊपर जो रिलायंस है 30% फॉर एग्जांपल, जो ट्रेड रूट गुजरता है बाबल मंदब के थ्रू, वो अगर बंद होगा तो ये पूरी ईयू के लिए खतरा है। उनको, उनकी पहले ही हालात इंटरनली आपको पता है किस तरीके से खराब हो रहे हैं। मतलब पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स वहां पे ओवररन हो रही हैं। वहां पे डिवीजन जो है वो कंट्रीज का हो रहा है कि नेटो के ऊपर ऑलरेडी हमें रिलायंस नहीं करनी है। तो वो नेटो को भी तोड़ सकता है और ईयू को भी तोड़ सकता है अगर ऐसी जंग बढ़ती है और नेटो की तरफ जाती है। तो इसराइल का इसमें इंटरेस्ट होगा। देखें इंशाल्लाह अगर ऐसा नहीं होता, दुआ तो यही है कि ना हो, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल इसके अंदर मुमकिनात में से है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बढ़ा किया जाए ताकि ईरान के खिलाफ जो है वो नेटो को एंगेज करवाया जाए, एंड द पॉसिबिलिटी इज क्वाइट हाई। अच्छा, तो इस पे फिर मुमकिनात क्या हो सकती हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दें, और अगर कर दें तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, असलहा तो नया है, तैयारे तो अच्छे हैं, लेकिन चलाने की काबिलियत कितनी है उस पर एक सवालिया निशान है। तो क्या वो जंग लड़ने की अहलियत रखते हैं? क्या इस जंग के अंदर वो तमाम मंदरजात जो हैं उससे सरफे नज़र कर लेंगे कि मुआशी एतबार से उन्हें कितना नुकसान होगा, सयाहती एतबार से कितना नुकसान होगा? क्या वो इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार दिखाई देते हैं? अरब ममालिक तो ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुके हैं और रियलाइज कर चुके हैं। देखिए, पहले भी जंग के दौरान आपको रिपोर्ट्स आई होंगी कि कुछ अरब ममालिक हैं जिन्होंने हमला डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया यूएस और इसराइल के साथ कि वो हमला करें ईरान के ऊपर। अब आई थिंक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि उनको रियलाइजेशन है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं ले सकते ईरान के खिलाफ डायरेक्टली एटलीस्ट, और बेसिस देना, एयर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करना, उसमें तो उनको रिटेलिएशन यूएस के ऊपर ही नजर आएगा कि यूएस के बेसिस को ही हार्म किया जाएगा। लेकिन अगर अरब ममालिक अपने आप को डायरेक्टली इंगेज करते हैं तो देखें अरब का जो रिलायंस है वो किस चीज के ऊपर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रिलायंस है, वो ऑलरेडी ईरान के ऊपर कंट्रोल्ड है। टूरिज्म के ऊपर रिलायंस है, वो एक मिसल की मार है, और टूरिज्म जो है वो एक मिसल के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो बनाए हुए इन्होंने मुल्क, उनके ऊपर जो है वो एक मिसल गिरने से ही टूरिज्म इफेक्ट हो जाती है। तीसरा, उनका जो इंटरनेशनली जो उन्होंने कंपनीज को बुलाया हुआ है, जो अमेजॉन है फॉर एग्जांपल, जो जितनी भी कंपनीज हैं जो कि क्लाउड सिस्टम्स अपने बेस की हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारी चीजें इसी के ऊपर रिलायंस में है कि वो फॉर एग्जांपल टूरिज्म के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर काम करती हैं। वो भी अफेक्टेड है ईरान की हॉर्मोज की वजह से। ऑयल का जो सिस्टम है और गैस का जो सिस्टम है, आपको पता है कि ऑयल और गैस की रिलायंस है अरब ममालिक की। ऑयल और गैस की रिलायंस भी आपको
आपको पता है कि कतर के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ और 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी डाउन हो गई है, वो अपना तेल जो है, वो अपनी गैस जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो अरब ममालिक को ये बात पता है कि अगर जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान अरब ममालिक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत आसानी से जितने भी टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सकता है, क्योंकि अरब ममालिक जो है वो बराबर में है बिल्कुल। और ईरान ने, अरब ममालिक को पता है कि ईरान ने इस वक्त जो है वो हल्का हाथ रखा हुआ है, अगर जंग बढ़ती है तो डायरेक्टली जो है वो और ज्यादा एस्केलेट करके डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अरब ममालिक जो है उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे दोबारा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, एक दो ममालिक हैं जो इसके अंदर एंगेज रखेंगे, लेकिन फिर हमें पता है कि उनके साथ जो है वो वही होना है जिस तरीके से पिछली जंग के अंदर हुआ था, और लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। देखिए यासिर, दो सुपर पावर्स के साथ, दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ, जिसमें से एक सुपर पावर है और दूसरा जो है वो कब्जा ग्रुप है, लेकिन कब्जा ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, उनके साथ 8 ममालिक के अंदर एंगेज करना एक सिंगल कंट्री के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन ईरान ने बहरहाल ये चीज करके दिखाई। और जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये चीजें हो रही थी उनको रिकॉग्नाइज हो चुका है कि अगर दोबारा चीजें बढ़ती हैं तो वो स्केल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि ईरान ने जो अपना स्टॉक पाइल यूज किया है वो पुराना स्टॉक पाइल यूज किया है। ईरान ने अभी तक अपनी नई टेक्नोलॉजीज, दोबारा मैं कह रहा हूं, ईरान ने अपनी काफी सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने नहीं दिखाई हैं। तो बात सारी है कि अरब ममालिक अब इस वक्त आई थिंक रिवर्स कोर्स के अंदर यूएस को बाहर भेजने की बात करें तो बेहतर है, ना कि अटैक्स की बात करें। एंड आई थिंक कुछ बेसिस के जो है वो उसके अंदर एग्जिट आपको नजर आएगा यूएस का, कुछ ममालिक में से आई थिंक एग्जिट नजर आना चाहिए जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। यानी अभी कुछ मफरूजात हैं और कुछ साजिशी मंसूबाजात हैं, लेकिन उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं या पेशगी उठाए जाने वाले इक़दामात जो हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। उम्मीद ये करते हैं कि ये एस्केलेशन मज़ीद ना बढ़े, मज़ीद ना केओस और टर्मोइल का सामना करना पड़े, बसूरत दीगर हालात किसी के भी बस में मस्बत समत में गामज़न नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।